दोस्तों, एग्जाम की पॉइंट में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। यहाँ पे मैं कृषि पशुपालन एवं डायरी से कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को लेके आया हूँ। तो दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ऑन कीजिए, जिससे हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल सके। तो देखते हैं आज का जो पहला क्वेश्चन है, खेती की अनिश्चितता को कम किया जा सकता है। तो खेती की अनिश्चितता को किस तरीके से कम किया जाता है? झूम खेती से, विविधीकृत खेती से, मिश्रित खेती से या सह खेती से। तो जो खेती की अनिश्चितता है वो कम की जा सकती है किससे? विविधीकृत खेती से। तो जो विविधीकृत खेती होती है, विविधीकृत खेती का मतलब होता है कि कृषि प्लस पशुपालन, जो कृषि है और पशुपालन है दोनों को एक साथ, पशुपालन कृषि और पशुपालन को दोनों को एक साथ प्रयोग किया जाना क्या कहलाता है? विविधीकृत खेती कहलाता है। और खेती की अनिश्चितता को कम किया जा सकता है किससे? विविधीकृत खेती से। ठीक है, अगला क्वेश्चन, ललित उन्नत किस्म है। जो ललित उन्नत किस्म है वो किसकी है? केला की, सेब की, आम की या अमरूद की? तो जो ललित किस्म है वो किसकी है? ललित किस्म किसकी है? अमरूद की है। किसकी है? अमरूद की। ठीक है, तो अगर इसके अलावा अमरूद की अन्य किस्मों के बारे में अगर आप लोग जानना चाहो तो इलाहाबादी है, इलाहाबादी सफ़ेद, इलाहाबादी है जो मुख्य हैं। ठीक है, बाकी तो दुनिया भर की होंगी। चित्तीदार है, चित्तीदार हो गए, और कौन कौन सी हैं? चित्तीदार हो गए, अमूल्य हो गए, अमूल्य, और कौन है? और कोकोनट है। बाकी इलाहाबादी हो गए, चित्तीदार हो गए, कोकोनट हो गए, अमूल्य हो गए, और डक्सी और का कुछ और इसकी किस्में हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन, महाधान किस्म का विकास किया। महाधान जो किस्म है उसका विकास किसने किया? जीएम खुश ने, वर्गीज कुरियन ने, स्वामीनाथन ने या प्रताप मिश्र ने? तो जो महाधान किस्म है, महाधान किस्म का विकास किया था किसने? जीएम खुश ने। किसने किया? जीएम खुश ने। ठीक है दोस्तों, अगर क्वेश्चन अच्छे लग रहे हैं तो वीडियो को लाइक जरूर करें और दोस्तों को सजेस्ट जरूर करें, क्योंकि नया चैनल है, आप लोगों के साथ की जरूरत है। वीडियो को शेयर जरूर करें। अगला क्वेश्चन, आम की बीज रहित प्रजाति है। आम की जो बीज रहित प्रजाति है वो कौन सी है? लंगड़ा, मालिनी, कैटरीना या सिंधु? तो जो आम की बीज रहित प्रजाति है वो कौन सी है? सिंधु आम की बीज रहित प्रजाति है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, श्वेत क्रांति का संबंध है। श्वेत क्रांति का संबंध किससे है? अंडे से, मांस से, दूध से या मत्स्य से? तो जो श्वेत क्रांति का संबंध है, श्वेत क्रांति का संबंध किससे है? दुग्ध उत्पादन से है, दूध उत्पादन से है। अगला क्वेश्चन, नीली क्रांति का संबंध है। जो नीली क्रांति है, नीली क्रांति का संबंध किससे है? अंडे से, मांस से, दूध से या मत्स्य से? तो जो नीली क्रांति का संबंध किससे है? मत्स्य बोलो या मछली बोलो, मछली से। ठीक है, मछली उत्पादन से क्या है? नीली क्रांति का संबंध है। अगला क्वेश्चन, गुलाबी क्रांति का संबंध है। गुलाबी क्रांति यानी किससे संबंधित है? अंडे से, मांस से, दूध से या मत्स्य से? तो जो गुलाबी क्रांति है वो क्या है? मांस उत्पादन से संबंधित है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, स्लेटी क्रांति का संबंध है। जो स्लेटी क्रांति है, स्लेटी क्रांति किससे संबंधित है? तो अंडे से, मांस से, दूध से या मत्स्य से? तो जो स्लेटी क्रांति है वो किससे संबंधित है? अंडे से संबंधित है। बाकी और क्रांतियों के बारे में एक अलग सा वीडियो डालूंगा, आप उस वीडियो को देख लेना। ठीक है, एक वीडियो में मैं सारे के सारे क्रांतियों को किससे संबंधित है उसका वीडियो अलग से बनाऊंगा। अगला क्वेश्चन है, भारत में हरित क्रांति लाने का श्रेय दिया जाता है कि भारत में जो हरित क्रांति लाने का श्रेय है, भारत में हरित क्रांति लाने का श्रेय किसे दिया जाता है? जीएम खुश को, वर्गीज कुरियन को, स्वामीनाथन को या प्रताप मिश्र को? तो यानी जो भारत में है, हमारे देश में जो हरित क्रांति थी, हरित क्रांति को लाने का श्रेय किसको दिया जाता है? तो भारत में हरित क्रांति लाने का श्रेय दिया जाता है किसको? स्वामीनाथन को। किसको दिया जाता है? एमएस स्वामीनाथन को। अगला क्वेश्चन, धान के खेत से निकलने वाली गैस है, यानी धान के खेतों से कौन सी गैस निकलती है? प्रोपेन, ब्यूटेन,
मैथेन या एथेन। तो जो धान के, याद रखना, धान के खेत से निकलती है कौन सी गैस? मैथेन गैस निकलती है, या मार्स गैस के नाम से भी बोल सकते हो। क्या है? मार्स गैस। फॉर्मूला CH4। ठीक है। गोबर गैस का मुख्य घटक है कौन? CH4। अगर परसेंटेज पूछा कितना पाया जाता है तो 55% पाया जाता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन, लेग्यूमिनेसी कुल के पौधों की जड़ों में पाया जाने वाला राइजोबियम किस रूप में रहता है? जो लेग्यूमिनेसी कुल के पौधों की जड़ों में पाया जाता है राइजोबियम और ब्रैडीराइजोम क्या करता है? नाइट्रोजन को नाइट्रेट्स के रूप में परिवर्तित करके नाइट्रोजन स्थिरीकरण में मदद करते हैं। तो वो किस रूप में रहता है? परजीवी के रूप में, मृतोपजीवी के रूप में, सहजीवी के रूप में, या इनमें से कोई नहीं? तो याद रखना, क्या पाया जाता है ना, ये लेग्यूमिनेसी कुल के पौधों की जड़ों में जो पाया जाता है वो किस रूप में रहता है? सहजीवी के रूप में रहता है। कौन कौन से रहते हैं? राइजोबियम और ब्रैडीराइजोबियम। ठीक है। वो क्या काम क्या होता है इनका? नाइट्रोजन स्थिरीकरण का। ठीक है। एक क्वेश्चन के साथ 2-3 क्वेश्चन मिल रहे हैं, उनको समझते जाओ। अगला क्वेश्चन, फसल लॉगिन विधि है। जो फसल लॉगिन विधि है, फसल लॉगिन विधि क्या है? पोषक तत्व की, फसल कटाई की, फसल सिंचाई की, या फसल बुआई की? तो याद रखना, जो फसल लॉगिन विधि होती है वो पोषक तत्व की विधि होती है। काय की? पोषक तत्व की। और इसका कार्य क्या होता है कि जो फसल उत्पादन है, फसल उत्पादन के लिए किन पोषक तत्वों की आवश्यकता है, किन पोषक तत्वों की आवश्यकता है, इस आवश्यकता को जानने के लिए जिस विधि का प्रयोग किया जाता है वो विधि कहलाती है फसल लॉगिन विधि। क्या कहलाती है? फसल लॉगिन विधि। ठीक है। अगला क्वेश्चन, सिंगल सुपर फॉस्फेट मृदा पर प्रभाव डालता है कि जो सिंगल सुपर फॉस्फेट मृदा पर कौन सा प्रभाव पड़ता है? उदासीन, क्षारीय, अम्लीय, या कोई नहीं? तो याद रखना, जो सिंगल सुपर फॉस्फेट है वो क्या डालता है? कोई भी प्रभाव नहीं डालता, यानी क्या होता है? उदासीन। अगर हम pH की बात करें, उदासीन का मतलब क्या होता है? 0 से 7 क्या होता है? एसिड नेचर। क्या होता है? एसिड नेचर। और 7 से जो 14 तक होता है वो क्या होता है? बेसिक नेचर होता है, बेसिक नेचर होता है। ठीक है। ये अम्लीय होता है 7 से कम, और 7 से क्या होता है? क्षारीय माध्यम होता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन, यूरिया व अमोनियम सल्फेट मृदा पर प्रभाव डालते हैं। जो यूरिया है और जो अमोनियम सल्फेट है, तो यूरिया और अमोनियम सल्फेट कौन सा जो मृदा है, मिट्टी है, मिट्टी पे क्या प्रभाव डालते हैं? उदासीन प्रभाव, क्षारीय प्रभाव, अम्लीय प्रभाव, या कोई नहीं? तो जो यूरिया और अमोनिया है वो मृदा पे क्या डालते हैं? अम्लीय प्रभाव डालते हैं, एसिडिक नेचर के होती हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन, सोडियम नाइट्रेट व अमोनियम क्लोराइड मृदा पर प्रभाव डालते हैं। जो सोडियम नाइट्रेट है और अमोनियम क्लोराइड है। सोडियम नाइट्रेट और जो अमोनियम क्लोराइड होती है, जो सोडियम नाइट्रेट और अमोनियम क्लोराइड होती है वो कौन सा प्रभाव डालती हैं? उदासीन, क्षारीय, अम्लीय, या कोई नहीं? तो जो कौन सा प्रभाव डालती हैं? क्षारीय प्रभाव डालती हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन, गेहूं बोने के बाद सिंचाई की आवश्यकता होती है। यानी जब गेहूं बोया जाता है तो गेहूं बोने के बाद कितने दिनों के पश्चात सिंचाई की आवश्यकता होती है? 5 से 10 दिन के अंदर, 21 से 25 दिन के अंदर, 15 से 20 दिन के अंदर, या 10 से 15 दिन के अंदर? तो याद रखना, जो गेहूं बोने के बाद सिंचाई की आवश्यकता होती है वो होती है 21 से 25 दिन के अंदर। कितने दिन के अंदर होती है? 21 से 25 दिन के अंदर। दोस्तों, अगर क्वेश्चन अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। अगला क्वेश्चन, सुनहरा चावल का पीलापन प्रदर्शित करता है। जो सुनहरा चावल है, सुनहरा चावल का जो पीलापन है वो क्या प्रदर्शित करता है? अल्फा कैरोटीन की कम मात्रा को, बीटा कैरोटीन की कम मात्रा को, अल्फा कैरोटीन की अधिक मात्रा को, या बीटा कैरोटीन की अधिक मात्रा को? तो जो क्या होता है, सुनहरा चावल होता है, सुनहरा चावल क्या करता है? बीटा कैरोटीन की अधिक मात्रा को प्रदर्शित करता है। कहाँ पे? ऑप्शन डी, बीटा कैरोटीन की अधिक मात्रा को प्रदर्शित करता है। अगला क्वेश्चन, गोल्डन राइस किस्म का बीटा कैरोटीन शरीर में पहुंचने के बाद बनता है। यानी जो गोल्डन राइस की, जो चावल की गोल्डन राइस किस्म है उसका जो बीटा कैरोटीन की, अभी बताया था मैंने, बीटा कैरोटीन अधिक मात्रा को प्रदर्शित करता है। जो बीटा कैरोटीन है वो बीटा कैरोटीन शरीर में अंदर पहुंचने के बाद किस में बदल जाता है? कैरोटीन बनने वाला जो जीन डाला जाता है उसमें किस में बदल जाता है? विटामिन ए में, विटामिन बी में,
विटामिन सी में या विटामिन डी में? तो याद रखना जो गोल्डन राइस की जो बीटा कैरोटीन किस्म है उसमें क्या किया जाता है, क्या अंदर शरीर के अंदर पहुंचने के बाद किस में बदलता है? विटामिन ए में बदल जाता है। होता क्या है कि जो गोल्डन राइस किस्म है उस गोल्डन राइस किस्म में क्या किया जाता है कि जो गोल्डन राइस किस्म है उसमें बीटा कैरोटीन का जीन डाला जाता है, बीटा कैरोटीन का जीन डाला जाता है, ठीक है। और जो क्या करता है हमारे शरीर में पहुंचने के बाद विटामिन ए में परिवर्तित हो जाता है। यार ये अगर ये क्वेश्चन ये पूछा जाए कि यहाँ पे जो चावल की कुछ 3-4 किस्मों को ऑप्शन में दे दे और पूछे कि इनमें से किस किस्म से विटामिन ए प्राप्त होता है, तो वहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा? गोल्डन राइस किस्म से विटामिन ए प्राप्त किया जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, ब्राज़ील में कहवा के बागान कहलाते हैं, जो ब्राज़ील में कहवा के बागान है वो क्या कहलाते हैं? चैको, पंपास, लानूस या फजेंडा? तो याद रखना जो ब्राज़ील में कहवा के बागान हैं वो क्या कहलाते हैं? फजेंडा के नाम से जाने जाते हैं। किस नाम से जाने जाते हैं? फजेंडा के नाम से जाना जाते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन, लाख प्राप्त किया जाता है, जो लाख होता है किससे प्राप्त किया जाता है? मछली से, घास से, पेड़ से या कीट से? तो याद रखना जो लाख होता है लाख प्राप्त किया जाता है किससे? कीट से। और अगर पर्टिकुलर कीट का नाम पूछे तो कोकस लक्का से। किससे? कोकस लक्का से, ठीक है। तो जो कीट जो लाख प्राप्त किया जाता है वो किससे प्राप्त किया जाता है? कीट से। और किस कीट से? कोकस लक्का से प्राप्त किया जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, ब्लैक क्वार्टर रोग होता है, यानी जो ब्लैक क्वार्टर रोग है, ब्लैक क्वार्टर रोग किस में होता है? सुअर में, कुत्ता में, भेड़ में या गाय में? तो याद रखना जो ब्लैक क्वार्टर रोग होता है वो किस में होता है? मुख्य रूप से भेड़ों में होता है। किस में होता है? भेड़ों में होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, फुट एंड माउथ रोग। फुट एंड माउथ रोग होता है प्रोटोजोन से, विषाणु से, कवक से या जीवाणु से? तो जो फुट एंड माउथ रोग होता है वो होता है किससे? विषाणु से। और मुख्य रूप से गाय और भैंसों में पाया जाता है खुरपक्का और मुंहपक्का के नाम से, ठीक है। खुरपक्का और फुट एंड माउथ रोग किसकी वजह से होता है? विषाणु से होता है। और मुख्य रूप से किस में होता है? गाय और भैंस में, ठीक है। अगला क्वेश्चन, टाइगर मच्छर के नाम से किसे जाना जाता है? जो टाइगर मच्छर है, टाइगर मच्छर के नाम से किसे जाना जाता है? क्यूलेक्स मच्छर को, एनाफ्लीज को, एडिज एजिप्टी को या एडिज एल्बोपिक्टस को? तो टाइगर मच्छर के नाम से जाना जाता है किसको? एडिज एल्बोपिक्टस को। किसको जाना जाता है? एडिज एल्बोपिक्टस को, ठीक है। अगला क्वेश्चन, कपास में पाया जाने वाला प्रोटीन होता है, जो कपास में पाया जाने वाला प्रोटीन है वो कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? प्रोलेमिन्स, ग्लूटिन्स, जीन और क्या है? गोसिपिन। तो जो कपास में पाया जाता है, कपास में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? गोसिपिन पाया जाता है। कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? गोसिपिन प्रोटीन पाया जाता है। अगर हम बात करें यहाँ पे प्रोलेमिन्स की, तो जो ये प्रोलेमिन्स होता है ये किस में पाया जाता है? दालों में पाया जाता है। किस में पाया जाता है? दालों में पाया जाता है। जो ग्लूटीन्स होता है, ग्लूटीन किस में पाया जाता है? गेहूं में पाया जाता है। ग्लूटीन किस में पाया जाता है? गेहूं में पाया जाता है। जीन जो होता है किस में पाया जाता है? मक्के में पाया जाता है। यहाँ पे इसके अगर आप किस में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है और प्रोटीन के संबंध में जितने भी MCQ हैं अगर उसको एक वीडियो में देखना चाहते हैं तो आप हमारे बायो MCQ के नाम से एक प्लेलिस्ट बनी है चैनल में, वहाँ पे जाकर के देख सकते हैं। वहाँ पे प्रोटीन से रिलेटिव सारे क्वेश्चनों को MCQ के रूप में लिया गया है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, दूध में पाया जाने वाला प्रोटीन है, यानी दूध में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? कैरोटीन, ग्लूटीन, जीन या कैसीन? तो दूध में पाया जाता है कौन सा? कैसीन प्रोटीन का पाया जाता है। अब यहाँ पे बात करें अगर हम जो कैसीन होता है, कैसीन प्रोटीन के कारण दूध का क्या होता है? उजला रंग होता है। उजला बोलो या सफ़ेद रंग बोलो, सफ़ेद होता नहीं है, दूध का रंग उजला होता है। तो दूध का रंग कैसीन के कारण क्या होता है? उजला। अभी बताया मैंने। जीन किस में पाया जाता है? मक्के में पाया जाता है। ग्लूटीन किस में पाया जाता है? गेहूं में पाया जाता है। जो कैरोटीन होता है, कैरोटीन के कारण घी या दूध का क्या होता है? रंग पीला होता है। और अगर इस कैरोटीन का फॉर्मूला पूछे कभी, अगर ज़्यादा डीप जाए तो कैरोटीन का सूत्र क्या होता है? तो C40H56 यानी C40H56 होता है, ठीक है। C40H56 होता है। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको क्वेश्चन अच्छे लगे हैं तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तब तक जय हिंद।